ये वीडियो मुगल का पार्ट 3 है। इसमें हम जहांगीर और उसके आगे के शासकों के बारे में चर्चा करेंगे। जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर 1627 तक रहा। इसके बारे में हमें क्या पढ़ना है? तो 3 बातें। एक, इसका प्रारंभिक जीवन देखना है हमें। इसके बाद हम इसके सैन्य अभियान देखने हैं। सैन्य अभियान में विस्तार देखना और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये हमें देखने हैं। प्रारंभिक जीवन की बात करूं तो जो जहांगीर है उसका बचपन का नाम है सलीम और ये अकबर और हरकाबाई का बेटा है। इसका जो गुरु है वो कौन है? अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम आपको पता है ना कौन था? बैरम खां का बेटा। इसके सानिध्य में जहांगीर ने शिक्षा प्राप्त की थी। तो ये इसका प्रारंभिक जीवन था। अब जरा सैन्य अभियान एवं इसके विस्तार की बात करते हैं। तो जहांगीर ने लगभग उसी क्षेत्र पर शासन किया जिस पर अकबर ने शासन किया था। दक्षिण भारत के मामले में भी इसने अपने पिता की तरह ही नीतियाँ अपनाई। 2 मुख्य सैन्य अभियान इसने किए। एक चित्तौड़ में आपको पता है अकबर के शासनकाल के दौरान ही चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ था, लेकिन फिर क्या हुआ ना कि उस पर पूर्ण रूप से मुगल आधिपत्य स्थापित नहीं हो पाया था। तो जहांगीर ने महाराणा प्रताप के उत्तराधिकारी अमर सिंह के खिलाफ अभियान शुरू किया और चित्तौड़ को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। हालांकि अमर सिंह के साथ इसने उदार रवैया रखा। दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण अभियान था वो था अहमदनगर के खिलाफ। अहमदनगर अभियान में इसका एक बेटा है, वो बड़ा इसमें हेल्प करेगा। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। शासक बनने के साथ इसने उदार दृष्टिकोण अपनाया। इसने 12 अध्यादेश जारी किए थे जिसमें मद्यपान निषेध, ये मद्यपान है, मद्यपान पर रोक लगा दी, तंबाकू पर रोक लगा दी, नाक एवं कान काटे जाने जैसी सजा पर भी क्या किया? इसने रोक लगा दिया। अपनी न्यायप्रियता के लिए ये बड़ा प्रसिद्ध था। इसने अपने महल के बाहर एक जंजीर लगवा के रखी थी। वो जंजीर खींचते तो इसके यहाँ पर एक घंटी बजती। इसका मतलब हुआ कि जनता जहांगीर से न्याय मांग रही है। जहांगीर के काल में बड़ी संख्या में यूरोपियन भारत आए और इसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत आई थी। कंपनी की तरफ से कैप्टन हॉकिंस जो था, ये कंपनी का है, ये ध्यान रखिएगा, ये जेम्स का नहीं है। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से मिलने आगरा पहुंचा। जहांगीर उसकी विद्वता से बहुत प्रभावित हुआ और उसको 400 का मनसब प्रदान किया। हालांकि पुर्तगालियों के दबाव के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल क्षेत्र में फैक्ट्री लगाने की अनुमति इसने नहीं दी। जहांगीर के काल में ही अंग्रेज के राजा हैं जेम्स प्रथम, इसका राजदूत सर टॉमस रो भारत आया है। तो 2 लोगों का नाम आपको मिल गया। एक आपको सर टॉमस रो ध्यान रखना है और दूसरा नाम आपको कैप्टन हॉकिंस रखना है। हॉकिंस जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि है और टॉमस रो जो है ये अंग्रेजी राजा, अंग्रेज के जो इंग्लैंड का जो राजा है जेम्स फर्स्ट, उसका प्रतिनिधि है। अब जरा जहांगीर और नूरजहां के बारे में बात कर लेते हैं। नूरजहां, इसका मूल नाम है मेहरुनिशा। ये जहांगीर की दूसरी पत्नी थी। नूरजहां पहले से शादीशुदा थी। उसके पति का नाम था शेर अफगान और ये मर जाता है। तो मरने के बाद जहांगीर जो है नूरजहां से शादी कर लेता है। जब शादी हो जाती है तो नूरजहां का मुगल राजनीति में महत्वपूर्ण महिला बन के लिए उभरती है। बड़ा वर्चस्व रहता है इसका। ये अपने पिता को, भाई को, सगे संबंधियों को बढ़िया से सेटल करती है सरकारी नौकरी में और अपने आसपास ही एक शक्तिशाली गुट का निर्माण कर लेती है। नूरजहां की माता है असलम बेगम, असमल बेगम, ये असमत बेगम है, ठीक है। असमत बेगम ये एक विशेष तरह का इत्र तैयार करती है। नूरजहां जो थी ये रील बनाने वाली महिला थी। सौंदर्य एवं प्रसाधन प्रेमी थी। प्रसाधन का मतलब ब्यूटी पार्लर होता है। ब्यूटी प्रोडक्ट बड़ा इस्तेमाल करती थी। इसने अनेक फैशन वस्तुओं का आविष्कार भी किया था। तो ये वो जो आप एक लड़की है ना, क्या नाम है उसका, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा, कपड़े बड़ा विचित्र टाइप की पहनती है। तो आप कुछ उसी तरह से कोट करके इसको ध्यान रख सकते हैं। अगला शासक जो है वो है शाहजहां। इसका टाइम पीरियड 1628 से लेकर 1658 तक चला। लगभग 30 साल यह शासन रहा। इसके बचपन का नाम था खुर्रम। ये जहांगीर और जगत गोसाई, जिसको जोधाबाई के नाम से जाना जाता है, ये उसका पुत्र है। अहमदनगर किले के विजय के उपलक्ष्य में ये जो अहमदनगर का जो अभियान चला था उसमें इसको शाहजहां की उपाधि मिल गई। शाहजहां ने नूरजहां के भाई आसफ खां बेग की पुत्री अंजुमन बानो बेगम, ठीक है, ये इसको नौरोज़ के त्यौहार में देखा और इसी से इसने विवाह कर लिया और इसी का नाम मुमताज़ महल पड़ा। अगर हम शाहजहां के सैन्य उपलब्धियों की बात करें तो इसने दक्षिण भारत के मामले में विस्तारवादी नीति अपनाई
और इसके समय 1633 में अहमदनगर को अंतिम तौर पर मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। पहले संधियां हो रही थीं और उससे पैसे ले लिए जा रहे थे। शाहजहां के समय पुर्तगाली बंगाल में काफ़ी लूटपाट करते थे और उसकी 2 दासी भी लेकर के चले गए थे। तो शाहजहां के आदेश पर मुगल सेना ने पुर्तगालियों को बंगाल में खदेड़ दिया। ईरान के सफ़ावी मुगलों के पड़ोसी थे। जो आप देख रहे हैं ये भारत है, यहाँ पर ईरान है, फारस की खाड़ी, ये इसके पड़ोसी थे। कांधार जो था, कांधार रणनीतिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान था, अतः दोनों इस पर नियंत्रण के लिए तत्पर रहते थे। अकबर ने कांधार पर नियंत्रण स्थापित किया था, किंतु 1621 में जहांगीर के समय सफाविदों ने इस पर नियंत्रण कर लिया। शाहजहां ने पुनः कांधार पर नियंत्रण स्थापित किया, हालांकि यह नियंत्रण केवल 10 वर्ष के लिए रहा और पुनः फिर कांधार सफावी के नियंत्रण में चला गया और इस प्रकार कांधार भारत के हाथ से पूर्ण रूपेण से निकल गया। शाहजहां ने मध्य एशिया के बल्ख में अभियान भेजा, लेकिन यह अभियान क्या रहा? असफल। तो बल्ख में अभियान किसने भेजा था? शाहजहां ने भेजा था। अगला जो शासक है वो औरंगजेब। औरंगजेब के बाद जितने भी शासक हैं मुगलों के, ये हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे। औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 तक रहता है। औरंगजेब जो है ये शाहजहां और मुमताज़ महल का बेटा है। शाहजहां के शासनकाल में वह दक्षिण का सूबेदार बनाया गया था। अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाने में भी इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। उत्तराधिकारी का संघर्ष। शाहजहां जब अपने अंतिम दिन में बीमार पड़ा तो इसके 4 बेटे दारा शिकोह, सुलेमान, शाह शुजा और औरंगजेब, ये 4 बेटे थे। तो दारा शिकोह को ये अपने पास रखता था आगरा में और उससे बड़ा प्रेम भी था इसको। औरंगजेब जो था ये साउथ इंडिया में था, शाह शुजा जो था ये बंगाल में था। तो ऐसे में पुत्रों के मध्य सत्ता को लेकर के संघर्ष छिड़ा। तो इसमें कौन कौन से युद्ध हुए ये आपको ध्यान रखना है। एक हुआ बहादुरपुर का युद्ध, इसमें औरंगजेब और शाह शुजा के मध्य ये युद्ध हुआ, शाह शुजा निपट गया। फिर धर्मपुर का युद्ध हुआ, ये औरंगजेब और जसवंत सिंह के बीच हुआ। जसवंत सिंह सुलेमान ने इसको भेजा था। फिर सामूगढ़ का युद्ध हुआ। सामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य हुआ 1658 में, और इसी सामूगढ़ के युद्ध के बाद दारा शिकोह पराजित हुआ और औरंगजेब ने दिल्ली में अपना राज्याभिषेक किया। फिर ख्वाजा का युद्ध हुआ, इसमें औरंगजेब और शाह शुजा के मध्य फिर युद्ध हुआ। फिर देवराय का युद्ध हुआ और अंतिम तौर पर दारा शिकोह मारा गया। औरंगजेब के विजय अभियान की बात करें, दक्षिण में इसके कौन कौन से विजय अभियान रहे थे। औरंगजेब ने दक्षिण के प्रति आक्रामक एवं विस्तारवादी नीति अपनाई। 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा, इसको मुगल साम्राज्य में मिला लिया। औरंगजेब ने मराठों के खिलाफ कई अभियान भेजे, लेकिन मराठों को कभी भी पूर्ण रूप से पराजित नहीं कर सका। शिवाजी ने 1674 में मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। शिवाजी के बाद संभाजी 1680 से 1689 के इसने साम्राज्य को संभाला। साहू जी को औरंगजेब ने धोखे से कैद कर लिया। राजा राम जो है ये ताराबाई के नेतृत्व में मराठों ने मुगलों से संघर्ष किया। औरंगजेब की दक्षिण नीति के कारण मुगलों को सैन्य खर्च इनका काफ़ी बढ़ा और मराठों से संघर्ष के कारण मुगल बहुत कमज़ोर हुए, जो आगे चलकर इनके पतन का कारण भी सिद्ध हुआ। तो ये तो था दक्षिण भारत और पश्चिमी भारत वाला क्षेत्र। अब जरा उत्तर भारत की बात करते हैं। औरंगजेब प्रथम शासक था जिसने असम पर अभियान कर पूर्वोत्तर तक मुगल सत्ता का विस्तार किया था। बंगाल में पुर्तगाली अक्सर समुद्र में लूटपाट करते थे, तो औरंगजेब ने इन्हें भी दंडित किया। 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा माफ़ी मांगे जाने पर के बाद इन्होंने बंगाल में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। इसके समय बहुत सारे विद्रोह भी हुए क्योंकि इसकी नीतियां ही वैसी थी। कौन कौन से विद्रोह हुए? तो सबसे पहले आप एक ध्यान रखेंगे, जाटों का विद्रोह। जाटों के नेतृत्व में पहला विद्रोह जो हुआ था ये गोकुल जाट ने किया था। इस विद्रोह का मुख्य जो कारण था वो था उच्च राजस्व दर और जबरन राजस्व वसूली। फिर गोकुलदास के बाद राजा राम जाट के नेतृत्व में दूसरा जाट विद्रोह होता है। राजा राम द्वारा मुगल सेनापति की हत्या कर सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को लूटा गया। मनुची नाम का एक विद्वान है, इतिहासकार है, ये कहता है कि राजा राम ने तो अकबर के कब्र से उसकी हड्डी निकाली और उसको भी जला दिया। तो कुल मिला के अकबर को पंचतत्व में मिला दिया गया। राजा राम मोहन राय के भतीजे हैं चूड़ामन जाट, इसके नेतृत्व में जाटों ने पूरा विद्रोह कर दिया। इस समय औरंगजेब दक्षिण अभियान में व्यस्त था। अंततः सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने भरतपुर में एक स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना की। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में कभी कभी नहीं पूछ लेते हैं जाट राज्य की स्थापना किसने की थी, तो सूरजमल। तो ये हो गए जाट। अब बुंदेलों की बात करें, 1661 में चंपत राय बुंदेला के नेतृत्व में बुंदेलों ने विद्रोह किया। हालांकि इस विद्रोह को दबा दिया गया और आगे चलकर उसके बेटे छत्रसाल ने विद्रोह किया। 1705 में औरंगजेब ने इससे संधि कर ली और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बुंदेलखंड एक स्वतंत्र राज्य बन जाएगा। तो फिर इसके बाद हम लोग मॉडर्न इंडिया में देखते हैं, मॉडर्न इंडिया जो पढ़ते हैं।
अगले बात करते हैं सतनामी विद्रोह का। ये कौन सा एरिया है, तो ये पंजाब का एरिया है। सतनामी जो थे ये बेसिकली कृषक समुदाय के लोग थे और ये तीर्थ यात्रा करके खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। फिर जरा सिख विद्रोह पे बात कर लेते हैं। 1675 में सिखों के 90वें गुरु तेज बहादुर को पकड़कर इस्लाम अपनाने के लिए दबाव डाला गया। धर्म परिवर्तन नहीं किया तो इनको फांसी की सज़ा दी गई। बाद में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर खालसा पंथ की स्थापना की थी और इन्होंने आनंदपुर को अपना मुख्यालय बनाया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम ने गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि की और 1708 में गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी। संधि भी कर लिया और हत्या भी कर दिया। अनेक उनके उत्तराधिकारी थे बंदा बहादुर और इन्हीं के जो ना शहजादा, जो 2 शहजादे थे जिन पर प्रधानमंत्री ने वीर बाल दिवस मनाना प्रारंभ किया, इन्हीं के वो 2 बेटे थे। बंदा बहादुर ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह जारी रखा और आगे चलकर ये भी मारा गया। अगर मैं राजपूत नीति की बात करूं औरंगजेब की, तो अकबर द्वारा प्रारंभ की गई उदारवादी नीति और औरंगजेब ने पलट दिया। मारवाड़ के शासक यशवंत सिंह, इनकी जब मृत्यु होती है तो उत्तराधिकारी घोषित न होने के कारण अंग्रेजों ने मारवाड़ को के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करना शुरू किया। तो उसके बाद वहाँ पर दुर्गा सिंह राठौर है, उसके नेतृत्व में राजपूतों ने विद्रोह कर दिया। राजपूत अभियान के दौरान अनेक मंदिर तोड़े गए। इस कारण औरंगजेब के खिलाफ राजपूतों का गुस्सा और बढ़ा। अब इसके हिंदू विरोधी नीतियों पर बात कर लेते हैं। तो यह धार्मिक विश्वासों में बड़ा कट्टरपंथी था, दार्शनिक तर्क वितर्क एवं अध्यात्म से बड़ा दूर रहता था। 1669 में मंदिर को तोड़ने का इसने आदेश दिया था। इस कारण जो है राजपूत जो थे ये नाराज भी थे। जजिया कर को इसने पुनः प्रारंभ कर दिया और मुगल दरबार में संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा रखा था। ये इस्लाम के जैसा शासन चलाना चाह रहा था। कलाकारों को संरक्षण नहीं दिया तो कलाकार क्या करेंगे, अब ये वापस कहीं बाहर चले जाएंगे। तो कलाकार और विद्वान क्षेत्रीय राजाओं के पास चले जाएंगे और इस प्रकार क्षेत्रीय जो राजाएं हैं वहाँ पर कला एवं संस्कृति का विकास होगा। खास करके जैसे आप घराना वगैरह का नाम सुनते होंगे ना, ग्वालियर घराना, लखनऊ घराना, पटियाला घराना, ये सब घराना इसी समय बनेंगे। इसने झरोखा दर्शन, तुलादान, नौरोज, सिक्कों पर खुतबा लिखवाना इत्यादि को बंद करवा दिया। झरोखा दर्शन कहने का मतलब क्या हुआ कि राजा जो है महल में रह रहे हैं, यहाँ एक खिड़की बनी हुई है, इससे राजा निकलेंगे, अपना मुंह दिखाएंगे। आजकल मुंबई में ये सब कल्चर चल रहा है। तुलादान कहने का मतलब क्या हुआ, एक तरफ राजा बैठेगा, दूसरी तरफ जो है धन रखा जाएगा और ये दान किया जाएगा। नौरोज़ त्यौहार आपको पता है, नौरोज़ किसने शुरू किया था, तो बलबन ने शुरू किया था, ईरानी त्यौहार है। और सिक्के पे खुतबा लिखवाना ये सब इसने बंद करवा दिया। सौर कैलेंडर की जगह इसने क्या किया, चंद्र कैलेंडर इस्तेमाल करना शुरू किया। हालांकि ये व्यक्तिगत जीवन में बड़ा सरल व्यक्ति था, सरलतापूर्वक रहता था, दिखावे से दूर रहता था। इसने अपने जीवन में एक ही शादी की थी। औरंगजेब की धार्मिक एवं राजनीतिक नीतियों के कारण विभिन्न वर्गों में रोष उत्पन्न हुआ। फलतः साम्राज्य के विभिन्न भागों में जनता विद्रोही हो गई तथा मुगल साम्राज्य का पतन का कारण बनी। क्या कारण रहे मुगलों के पतन के, तो औरंगजेब की 3 नीतियाँ, एक राजपूत नीति, धार्मिक नीति और तीसरा दक्कन के प्रति जो इसकी नीति थी, वो इसके पतन का एक महत्वपूर्ण कारण रही। इसके बाद अयोग्य उत्तराधिकारी, ये तो आप जानते ही हैं, सभी में रहता है। औरंगजेब के बाद कुछ स्वतंत्र शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ, जैसे मराठा, सिख, जाट आदि। भारत में यूरोपीय शक्तियों की भी उपस्थिति थी, विशेषकर ब्रिटेन और फ्रांस। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ, ये आक्रमण भी आपको ध्यान रखना है। इस समय मोहम्मद शाह यह मुगल शासक था। नादिर शाह के आक्रमण से मुगल बहुत कमज़ोर हुए। तो नादिर शाह वर्सेस मोहम्मद शाह। मुगल प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो ये मूलतः धर्म एवं सैन्य तंत्र पर आधारित राज्य था। विशाल नौकरशाही थी। केंद्र उसके बाद केंद्र प्रांत या सूबा में बटा था, सूबा जिले में बटे थे, जिले परगने में बटे थे और परगना गांव में बटा था। केंद्र में जो केंद्रीय प्रशासन जो था उसमें सबसे टॉप पर होता था बादशाह। इसके बाद होता था वजीर जिसका प्रधानमंत्री होता था, वित्त मंत्री जिसको दीवाने आला कहते थे, सेनापति जो होता था इसको मीर बख्शी कहते थे, और दरबार का जो लेखा जोखा जो दरबार को मैनेज कर रहा होता था उसको खाने शाम कहते थे। यहाँ पर जो न्याय मंत्री होता था उसको सद्र उस सुदर कहते थे। प्रांतीय प्रशासन की बात करूं तो यहाँ पे 4 प्रमुख अधिकारी थे। कौन कौन? सूबेदार, दीवान, बख्शी और सद्र। सूबेदार कौन था? ये प्रशासन देखता था, ये आज का डीएम समझ लीजिए। दीवान ये वित्त मामले देखता था। बख्शी जो था ये सेना देख रहा था, तो आप बख्शी को समझ लीजिए एसपी है। और सद्र जो है ये न्याय देख रहा है। तो ये प्रांतों में इस तरह से था। प्रांतों की संख्या की अगर हम बात करें तो अकबर के समय 15, जहांगीर के समय 17 और औरंगजेब के समय 21 प्रांत थे। जिला प्रशासन की बात करूँ तो यहाँ फौजदार होते थे जो कानून व्यवस्था देखते थे, अमल गुजार होते थे जो राजस्व वसूली करते थे, और काजी होता था जो न्याय व्यवस्था देखता था। परगने में सिकदार होते थे जो कानून व्यवस्था को देखते थे, अमीन राजस्व वसूली करता था और कानून को यह लेखपाल होता था।
ग्राम प्रशासन की बात करूँ तो खुद मुकद्दम चौधरी ये हेड ऑफ विजिलेंस और भू राजस्व का संग्रहण करते थे। इस पर प्रश्न कई बार पूछते हैं खुद मुकद्दम चौधरी पर। शासन की जो भाषा थी वो फारसी थी, लेकिन स्थानीय भाषाओं में स्थानीय स्तर पर शासन किया जाता था। मुगलकालीन कला एवं संस्कृति की अगर बात करें तो मुगल स्थापत्य कला, इसमें अनेक भव्य विशाल भवन और खूबसूरत स्थापत्य कलाओं का निर्माण कराया गया। कुछ देख इसमें क्या क्या विशेषताएं थी इसकी, तो आपको ध्यान रखना है मुगल स्थापत्य कला में हिंदू, मुस्लिम, ईरानी और मध्य एशियाई, इन सब का समन्वित जो है संस्कृति हमें देखने के लिए मिलती है। मुगलकालीन जो भवन थे ये बड़ी योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए। कौन सी इमारत कहाँ होनी चाहिए, निर्मित एवं खाली स्थान के बीच कितना समन्वय होना चाहिए, इन सब पे ध्यान दिया गया। इमारतों के निर्माण में किस प्रकार की सामग्री इस्तेमाल की गई, तो लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर, ईंटें, चूने, सुर्खी, गाढ़ा, इन सब का इस्तेमाल किया गया। इमारतें जो है इसकी इंडो इस्लामिक शैली के तहत बनी है। छत ढालने के लिए हिंदू शैली, सहतीर और बीम, आप जैसे घर बनता है तुम लोग कैसे बीम डालते हैं यहाँ इस तरह, तो बीम, और मुस्लिम शैली में मेहराब गुंबद आधारित त्रिज्याकार छत समन्वित प्रयोग इसका किया गया। मुगल स्थापत्यों में बने मेहराब, गुंबद आदि संरचनाएं काफ़ी भव्य एवं खूबसूरत हैं। इसमें दोहरे गुंबदों का भी प्रयोग किया गया है। दोहरे गुंबद प्रारंभ कब हुए थे आप मुझे कमेंट में बताएंगे। कोनदार एवं घुमावदार मेहराब बनाए गए। भवनों को सजाने के लिए क्या किया गया, तो एक रंग बिरंगे टाइलें लगाई गई, 4 बाग शैली का इस्तेमाल किया गया, पित्रा द्वारा कीमती एवं खूबसूरत रंग बिरंगे पत्थरों से सजावट करना, इन सब तकनीकों का प्रयोग किया गया। तो कुछ उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं। बाबर हुमायूं का उदाहरण मैंने पहले बता रखा है आपको। अकबर के काल में कौन कौन से इमारत बने, तो आपको आगरा का किला, यहाँ पर आपको अकबरी महल और जहांगीरी महल, ये 2 देखने के लिए मिलेगा। फतेहपुर सीकरी में इसने 2 प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर हमको देखने के लिए मिलते हैं, कुछ धार्मिक और कुछ गैर धार्मिक हैं। धार्मिक के मामले में 2 आपको देखेंगे, एक सलीम चिश्ती का मकबरा और दूसरा जामा मस्जिद। गैर धार्मिक की बात करूं तो दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, अनूप तालाब, जोधाबाई का महल और चौगान के खेल का मैदान को देखने के लिए मिलता है। क्या विशेषताएं थी अकबर के महल की, तो ये समन्वित संस्कृति का इस पर हमको प्रभाव देखने के लिए मिलता है। लाल बलुआ पत्थर का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, संगमरमर का कम प्रयोग हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। 4 बाग शैली का प्रयोग किया और राजत्व एवं वैभव का इसने प्रदर्शन किया है। जहांगीर के समय की बात करूं तो इसमें अकबर का मकबरा ये सिकंदरा में बनाया गया और इत्माउद्दौला का मकबरा जो नूरजहां द्वारा निर्मित कराया गया था ये आगरा में है। कई बार पूछ लेते हैं इत्माउद्दौला का मकबरा। इत्माउद्दौला पहला मुगल इमारत जिसमें पित्रा का प्रयोग किया गया है। शाहजहां, ये स्थापत्य कला में इसकी बेहद रुचि थी, तो आप जानते हैं कि इसको मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इसने 2 स्थानों पर इमारतों का निर्माण कराया, आगरा और दिल्ली में। आगरा में इसने क्या क्या बनवाया, तो 5 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दीवाने आम, दीवाने खास, नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद और ताजमहल, ये उसने आगरा में बनवाए। दिल्ली में इसने लाल किला के अंदर दीवाने आम, दीवाने खास, फिर शीश महल, रंग महल और जामा मस्जिद, ये इसने बनवाए। विशेषताएं क्या थी इसकी, तो इसने संगमरमर का अधिकतम प्रयोग किया और लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया है। औरंगजेब की बात करूं मैं अगर, तो औरंगजेब के समय बीबी का मकबरा जिसको रबिया उद्दुरानी का मकबरा भी कहते हैं, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इसको ताजमहल की खराब नकल कही जाती है। इसके अलावा मोती मस्जिद, एक मोती मस्जिद आपने आगरा में देखा था, ये मोती मस्जिद दिल्ली में है जो लाल किले के अंदर बनाया गया। इसके बाद लाहौर में इसने मस्जिद का एक निर्माण करवाया था। चित्रकला की बात करें तो आपको पता है बाबर के समय भी चित्रकला आपको देखने के लिए मिली थी। उस समय एक तैमूरी चित्रकार था वेहजा जो बाबर के साथ भारत आया था। हुमायूं जब वापस आया तो इसने, हुमायूं के समय में देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो एक गुलशन चित्रावली की इसने स्थापना की थी काबुल में। हुमायूं जब वापस आया तो इसके साथ 2 महान चित्रकार आए, मीर सैयद अली और अबू समद। ये भारत आए और इन्होंने तारीख़ ख़ानदानी एवं तैमूरिया नामक मशहूर चित्रकारी बनाई। 2 महत्वपूर्ण चित्र बनाए इसने। अकबर की बात करें तो इसके समय चित्रकला का काफ़ी विकास हुआ, लेकिन याद रखिएगा अगर चित्रकला का स्वर्णकाल पूछेगा तो वो जहांगीर लगाइएगा। इसके समय 17 महत्वपूर्ण चित्रकार थे। इसमें कुछ नाम आपको ध्यान रखने, यशवंत, बसावन, मोहम्मद शरीफ, केसुबे। फेमस पेंटिंग कौन कौन सी है, तो एक आपको ध्यान रखना राजनामा, ये महाभारत है जो पेंटिंग के हिसाब से बनाई गई, मतलब पेंटिंग के तौर पे महाभारत की पूरी कहानी दिखाई गई है। तूतीनामा यानी तोते की कहानी, मजनू की चित्रकारी, दास्तान अमीर, हमजा, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। जहांगीर की बात करें तो जहांगीर स्वयं चित्रकार था और चित्रकला का बड़ा पारखी व्यक्ति था। कहा जाता था जहांगीर के बारे में, जहांगीर अपने ही खुद ही कहता है कि अगर एक पेंटिंग को 4 लोगों ने मिल के बनाया तो मैं चारों के बारे में बता सकता हूँ कि कौन सा भाग किसने बनाया है। इसके काल को मुगल काल का चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके समय अनेक महत्वपूर्ण चित्रकार हुए जिसमें आके रजा खां, मंसूर, मनोहर, गोवर्धन, विशन दास, ये सब इंपॉर्टेंट थे। विशन दास को तो इसने चित्रकला के गुण सीखने के लिए ईरान भी भेजा था।
आगरा में इसने चित्रशाला की स्थापना की। और अगर आपसे पूछ दे कि काबुल में किसने चित्रशाला की स्थापना की थी, तो हुमायूं ने की थी। तभी काबुल मुग़लों के अंतर्गत आता था। उस्ताद मंसूर, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसको साइबेरिया का सारस कहा जाता है और बंगाल का अनोखा पुरुष कहा जाता है। इसने 2 पेंटिंग बनाई है उस्ताद मंसूर ने, साइबेरिया का सारस और बंगाल का अनोखा पुरुष। नासिरुल अंसेर की इसको उपाधि दी गई थी। अबुल हसन, इसने चिनार के पेट पर असंख्य गिलहरियों की चित्र बनाई है, या आप गूगल करेंगे तो आपको दिख जाएगा। फिर नासिर उल जमा की इसको उपाधि दी गई थी। शाहजहाँ की बात करें तो शाहजहाँ का काल मुख्य रूप से स्थापत्य कला का विकास इसमें हुआ था, लेकिन इसके समय भी चित्रकारी हमको देखने के लिए मिलती है, जैसे फ़खरुल्लाह, मीर हासिम, अनूप यादव इस समय के मुख्य चित्रकार थे। औरंगजेब क्या करेगा, तो ये संरक्षण नहीं देगा, फलतः चित्रकार क्या करेंगे, पलायन कर जाएंगे और क्षेत्रीय कलाओं के जैसे राजपूत चित्रकला शैली, पहाड़ी चित्रकला शैली, इन सब का विकास होगा। अगर मैं संगीत कला की बात करूं, संगीत के समय तो बाबर जो था ये संगीत प्रेमी था। अपने अभियान के दौरान ये संगीत गोष्ठियों का आयोजन कराता था, मतलब समझिए कि ये अंतराक्षरी खिलवा रहा है। फिर हुमायूं सोमवार और बुधवार का दिन ही रखता है कि भैया इस दिन हम गाना सुनेंगे। अकबर नगाड़ा खुद ही बजाता था। इसके दरबार में 36 गायक थे, बैजू बाबरा, स्वामी हरिदास, गोपाल चंद और अपने तानसेन का नाम सुना था। फिर जहांगीर की बात करें तो इसके समय विलास खां, मोहम्मद साकी, चतुर खां ये सब आपको मिलेंगे। शाहजहाँ के समय रामदास, लाल खां, जगन्नाथ ये लोग आपको मिलेंगे। और औरंगजेब के बारे में तो आपको पता ही है कि औरंगजेब इन सब चीज़ में पसंद नहीं करता था वो। तो ये मुग़लों से रिलेटेड चीज़ें थी। यहाँ तक आपका मुग़ल समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग विजयनगर, बहमनी साम्राज्य और भक्ति काल के बारे में, भक्ति आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।